Hello students, द ब्रिलियंट अकेडमी अ यूनिक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल द ब्रिलियंट अकेडमी अ यूनिक स्टडी सेंटर को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। नेम ऑफ द चैप्टर इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज। तो सर्विसेज प्रोवाइड बाय द बिजनेस इज नोन एज बिजनेस सर्विसेज, और वी कैन से दैट सर्विसेज आर द backbone of any business। किसी भी बिजनेस के लिए बैकबोन होती है सर्विसेज, और बैंक मीनिंग बिजनेस सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस सर्विसेज? तो बिजनेस सर्विसेज मीन्स दोज सर्विसेज विच हेल्प इन द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए जो सेवाएं दी जाती हैं उसको बिजनेस सर्विसेज हम लोग बोलते हैं। इसमें हम जो सेक्टर इन्वॉल्व करते हैं तो वो होते हैं बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन। एक्सेट्रा। तो बिना बिजनेस सर्विसेज के किसी भी बिजनेस की कल्पना ही नहीं कर सकते। यदि कोई भी बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो उसको अपनी तरफ से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपने कस्टमर को। तो ये मीनिंग था। अब बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। या फीचर्स ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। फर्स्ट है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी यानी कि अदृश्य। जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। तो अनलाइक प्रोडक्ट्स, सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, हम इसको देख नहीं सकते। कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी स्मेल्ड, ना टच कर सकते ना स्मेल कर सकते। सो वी कैन से दैट इट इज इंटेंजिबल इन नेचर, बट वी कैन ओनली फेल्ट, हम महसूस जरूर करते हैं। तो वो इंटेंजिबल होती है बिजनेस सर्विसेज। सेकंड बात करें हेट्रोजीनिटी। हेट्रोजीनिटी मीन्स डिफरेंट, और वी कैन से दैट इट इज नॉट होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, एक कस्टमर किसी सर्विस को अच्छा समझता है, दूसरा कस्टमर किसी दूसरी सर्विस को अच्छा समझता है, या एक के द्वारा दी गई सर्विस दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छी हो। तो अलग अलग कस्टमर का अलग अलग बिहेव होता है। तो इसलिए बिजनेस सर्विस को या सर्विसेज को हेट्रोजीनिटी बोलते हैं। ये वरी करती है पर्सन टू पर्सन जो प्रोवाइड की जाती है बिजनेस के द्वारा। थर्ड, नॉन स्टॉकिंग। हम प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं
ऑन द स्पॉट यदि सेल नहीं होता कुछ टाइम के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं, बट सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोक्ड, हम स्टॉक नहीं रख सकते। यदि कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, आपने उसको हायर किया है, तो ऑन द स्पॉट वो आपको उस पार्टिकुलर टाइम में लेके जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ ए ट्रक विच रिमेन आइडल ऑन 1st January on account of no work. Now it is not possible to stock the services which it can render on that day, यदि उस दिन नहीं हो पाती, and get double the work done from it, और अगले दिन वो डबल 2 जनवरी को वो डबल काम करना करे, पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो हमें सर्विसेज को ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करना होता है, इसलिए इट्स नॉन स्टॉकिंग नेचर। फोर्थ, नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी। हम सर्विसेज को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। सो बिजनेस सर्विसेज आर ऑफ नॉन ट्रांसफेरेबल नेचर। यानी फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट विजिट अ डॉक्टर, ही गेट्स हिमसेल्फ ट्रीटेड बाय पेइंग द फीस। डॉक्टर उसको ट्रीट करेगा, वो उसकी फीस पे करेगा। द पेशेंट कैन नॉट परचेज द ओनरशिप ऑफ द सर्विस, वो उस सर्विस को परचेज नहीं कर सकता जो ओनर के द्वारा उसको दी गई, बाय पेइंग द फीस, जिसकी उसने फीस पे की है। इफ ही फॉल्स इल अगेन, यदि दोबारा वो बीमार होता है, ही हैज़ टू विजिट द डॉक्टर अगेन, तो वी कैन से दैट इट इज ए बिजनेस सर्विस इज नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी इन नेचर। फिफ्थ, कस्टमर पार्टिसिपेशन। कस्टमर है तभी बिजनेस सर्विसेज है, कस्टमर नहीं है तो कोई बिजनेस सर्विसेज नहीं है। तो सर्विसेज को देने के लिए कस्टमर की नीड होती है। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द सर्विसेज, द पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर इज इंडिस्पेंसेबल। जरूरी है। आपने यहाँ से कहीं जाना है टूर पे, आपने किसी गाड़ी को हायर किया है, वो गाड़ी आपको लेके जाएगी, तभी उस कंपनी के द्वारा आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आप टूर पे जाओगे, आपका उस टूर पे पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, और विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ सर्विस। आप उसका बेनिफिट ले ही नहीं सकते। 6th नंबर पे साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनिटी, इट्स अनदर मेन फीचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज। इसमें दोनों काम, चाहे प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, चाहे यूटिलाइजेशन की बात कर लीजिए, हैंड टू हैंड होता है। यानी आउट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ द सर्विसेज इज दैट इन इट बोथ द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन गो हैंड टू हैंड। प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली होता है, 1 by 1 होता है, हैंड टू हैंड होता है। आपको उसी मोमेंट के लिए सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, तो आपने उसी मोमेंट पे उसको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, a doctor can operate only on the condition that the patient is ready to take his services. डॉक्टर जब भी किसी पेशेंट्स को ट्रीट करता है या ऑपरेशन करता है, तो उसके लिए पेशेंट का रेडी होना कंपलसरी है। तो इसको बोलते हैं हम साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनिटी। ये थे नेचर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज।
तो मेन टाइप्स में सबसे पहले हम बैंकिंग सर्विसेज की बात करेंगे। सेकंड नंबर पे हम इंश्योरेंस सर्विस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, सर्विसेज। नेक्स्ट हम वेयर हाउसिंग की बात करेंगे। और नेक्स्ट हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ये मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस में आता है। तो वन बाय वन इसको देखते हैं, बड़ा इजी ही कंसेप्ट है। तो सबसे पहले बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है कस्टमर को, जस्ट लाइक अ फाइनेंस। तो मान लो किसी पर्सन को या किसी बिजनेस को फाइनेंस की नीड है, लोन की नीड है, तो दिस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द बैंक्स टू द बिजनेस। हमने बिजनेस को शुरू करना है, बिजनेस को एक्सटेंड करना है, डेवलप करना है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना है। यदि किसी बिजनेस को लोन की नीड है तो बैंकिंग सर्विसेज यानी कि बैंक उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें रिस्क ट्रांसफर होता है वन टू अनदर। तो इन दिस सर्विस एन इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर चार्जिंग ए डेफिनेट फीस, और इंश्योरेंस कंपनी एक चार्ज करती है डेफिनेट फीस, एक फीस लेती है। किसके लिए? रिस्क ट्रांसफर हो जाता है उस व्यक्ति से या उस बिजनेस से उस इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। अब इंश्योरेंस कंपनी में हम लाइफ इंश्योरेंस को शामिल करते हैं, फायर इंश्योरेंस को, थेफ्ट इंश्योरेंस को, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ गया है इसमें। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। थर्ड नंबर पे है हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट मतलब हमने टू टेक अवे द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ ही सारा कंजम्पशन हो जाए। तो वो प्रोडक्ट उस फैक्ट्री से मार्केट में जाएंगे सेल होने के लिए, लोग उसको यूज़ करेंगे, परचेज़ करेंगे। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ और सर्विसेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आती है। इसमें क्या होता है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो, आर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेके जाया जाता है इसमें। नेक्स्ट आएगा इसमें वेयर हाउसिंग। अब जो भी प्रोडक्शन किसी बिजनेस में होता है, ज़रूरी नहीं है कि ऑन द स्पॉट वो सारा ही सेल हो जाए, तो हम उसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए वेयर हाउस की नीड होती है। तो वेयर हाउसिंग इज ऑफ सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस। वेयर हाउसिंग मीन्स टू स्टोर द मटेरियल इन रेगुलर मैनर। हमने उस मटेरियल को स्टोर करना है। जब यूटिलाइजेशन होता है और जब प्रोडक्शन होता है, उसके टाइम अलग अलग होते हैं। तो प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, यूटिलाइज करने से पहले वेयर हाउस में रखा जाता है। तो इस प्रॉब्लम को, जो गैप होता है टाइमिंग का, उसको यूटिलाइज करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वेयर हाउसिंग सर्विसेज में आते हैं। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ अमंग द पीपल, बिटवीन वन टू अनदर पीपल। हमने मैसेजेस को एक जगह से दूसरे जगह तक पास आउट करना है या अनेक लोगों तक लेके जाना है। चाहे वो प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, कैसे प्रोडक्शन करना है, कोई क्वेरीज है किसी प्रोडक्ट को लेके, या कोई अन्य सर्विसेज है। तो ये सारी चीज़ें जब आइडियाज़ को एक्सचेंज करने की प्रोसेस की बात की जाए तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है। ये थे हमारे बिजनेस कम्युनिकेशंस और टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट बिजनेस सर्विसेज में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है बैंक। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये बैंक्स। बैंक्स मीन्स ऐसा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो, या विच वन, या ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट द मनी फ्रॉम द पीपल एज डिपॉजिट एंड लैंड्स मनी टू द पीपल
अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की जमा को स्वीकार करता है और आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता पड़ने पर आम पब्लिक को या मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को वो लोन प्रोवाइड करता है। तो ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम बैंक बोलते हैं। या बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, लैंड्स मनी एंड परफॉर्म अदर एजेंसीज फंक्शन। कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, अदर एजेंसीज फंक्शंस में आती हैं। ये मीनिंग है हमारे बैंक्स का। अब बात करें अनदर मीनिंग, अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशंस विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट या विड्रॉल बाय चेक या गिव्स लोन एंड एडवांसेस फॉर पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसके अंदर एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको मैं समझाता हूं आपको। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट, banking company is one which transact the business of banking, which means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable of demand or otherwise and withdrawable by check, draft, order or otherwise। ये डेफिनेशन है गिवन बाय द इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट, यानी कि बैंकिंग इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग के बिजनेस को ट्रांजैक्ट करता है, अर्थात एक्सेप्ट करता है पब्लिक के मनी को, डिपॉजिट को। किस पर्पज़ के लिए? पर्पज़ ऑफ लैंडिंग, यानी कि लोन देने के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उस डिपॉजिट्स को जो पब्लिक ने वहाँ डिपॉजिट किया है बैंक में, और वो रीपेबल है ऑन डिमांड। जब भी कस्टमर चाहेगा तो उसको वापस देना पड़ेगा, अदरवाइज या विड्रॉएबल होता है, उसको हम चेक से भी निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट से भी निकाल सकते हैं, अन्य ऑर्डर भी है और अदरवाइज और मेथड भी है इस चीज़ के निकालने के। तो ये बैंक की हमारी डेफिनेशन है। अब है टाइप्स ऑफ बैंक्स। जो मेन टाइप्स है, सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक,
एग्रीकल्चरल बैंक्स, रीजनल बैंक, and other apex banking institutions. अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के फर्दर 2 टाइप्स हैं, फॉरेन कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जिसको मैं CB लिख रहा हूँ, इंडियन कॉमर्शियल बैंक जो इंडिया के अंदर होते हैं। इंडियन कॉमर्शियल बैंक फर्दर 2 टाइप्स है, पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक। इसको डिटेल में मैं आपको अभी बताऊंगा। अब बात करें इंडस्ट्रियल बैंक की, इंडस्ट्रियल बैंक भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेशनल लेवल के और स्टेट लेवल के, अब एग्रीकल्चर बैंक अगेन फर्दर 2 टाइप्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और लैंड डेवलपमेंट बैंक। रीजनल बैंक। यदि एपेक्स बैंक की बात करें तो फर्दर जैसे सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक में आएगा, एक्सिम बैंक इसमें आएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट है नाबार्ड। तो चलिए इनको डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर बैंक की क्लासिफिकेशन, इसमें 2 टाइप्स हैं। पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें या पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज बैंक विच आर आउंड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चलाती है, और गवर्नमेंट का जो शेयर होता है मिनिमम 51% होता है और रेस्ट 49% आम पब्लिक। तो ये है पब्लिक सेक्टर। एग्जांपल ले लीजिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है मैक्सिमम। तो लिस्ट ऑफ द पब्लिक बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेशन बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। सेकंड इसके अंदर आएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक आर दोज बैंक विच आर owned एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर जिसमें कंट्रोल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यश बैंक, DCB बैंक, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, ये एग्जांपल हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के। और थर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स मतलब ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं सम इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। मेन मोटिव होता है हेल्प्स द मेंबर ऑफ द बैंक्स। जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो वो
उन मेंबर्स की हेल्प के लिए है जिन्होंने मिल के ऑर्गेनाइज किया है इस बैंक को। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, कार्यों के आधार पर बैंक के प्रकार। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक कॉमर्शियल बैंक जो जनरल पब्लिक की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं या उनको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, जनरल पब्लिक को या मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर्स को, होते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक फर्दर टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट, जैसे फॉरेन कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। सेकंड नंबर पे है इंडियन कॉमर्शियल बैंक। इंडियन कॉमर्शियल बैंक के फर्दर टू टाइप्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो फॉरेन कॉमर्शियल बैंक अब देखते हैं डिटेल में। फॉरेन कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो फॉरेन ट्रेड्स के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए फॉरेन कंट्री के द्वारा सेटअप किए जाते हैं, उसकी ब्रांच किसी अदर कंट्री में। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, ये फॉरेन कॉमर्शियल बैंक के एग्जाम्पल हैं। इंडियन कॉमर्शियल बैंक बेस्ड ऑन इंडिया, एस्टेब्लिश बाय द इंडियन कॉमर्शियल बैंक है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इसका मेन मोटिव होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वो बैंक होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप करने के लिए भी लोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिए जाते हैं। ये नेशनल लेवल के भी हो सकते हैं, ये स्टेट लेवल के भी हो सकते हैं। नेशनल लेवल के जो मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हैं वो है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये नेशनल लेवल की बैंक है। स्टेट लेवल के, यानी कि स्टेट लेवल में जो एग्जांपल हम दे सकते हैं जो प्रोवाइड लोन करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, वो है SFC स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SIDC स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक्स, नेम से स्पष्ट है कि एग्रीकल्चरल बैंक्स आर दोज बैंक विच प्रोवाइड द लोन फॉर एग्रीकल्चर वर्क्स। ये शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकते हैं, जैसे परचेज सीड्स को परचेज करने के लिए, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को परचेज करने के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए। एग्रीकल्चर बैंक में हम इन्वॉल्व करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को, लैंड डेवलपमेंट बैंक को, और इनको देख लेते हैं। कोऑपरेटिव बैंक मैं अभी थोड़ी देर पहले करवा चुका हूँ। कोऑपरेटिव बैंक शॉर्ट टर्म लोन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं जो कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर होते हैं। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट बैंक। और लैंड डेवलपमेंट बैंक का जो मेन फंक्शन होता है, प्रोवाइड लोन टू बेस ऑन सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी बेस्ड लोन प्रोवाइड करते हैं और सिक्योरिटी दी जाती है लैंड के ऊपर। तो ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो मेन फंक्शन ऑफ द लैंड डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड लोन ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड, लैंड की सिक्योरिटी पर लोन प्रोवाइड करते हैं ये बैंक। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा हमारा रूरल बैंक, रूरल रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये गाँव में रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। यह जो मेन लोन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। अब लास्ट है इसके अंदर अदर एपेक्स बैंक, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, अदर एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ये भी मेन बैंक होते हैं किसी भी कंट्री के लिए। सबसे पहले सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का मेन बैंक होता है। सब बैंकिंग स्ट्रक्चर को तय करना, सभी बैंक्स को कंट्रोल करना, ये सेंट्रल बैंक के अंदर आता है। जैसे आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पे एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि फॉरेन ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, फॉरेन ट्रेड के लिए लोन प्रोवाइड करता है। थर्ड नंबर पे है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये नेशनल लेवल का बैंक है एनएचबी, जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन नेम से स्पष्ट है, ये वो बैंक है जो किसी न्यू इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करता है। और लास्ट है हमारा नाबार्ड, इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव इस बैंक को एस्टेब्लिश करने का है एग्रीकल्चर को डेवलप करना, रूरल एरिया को डेवलप करना। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ बैंक, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।